जज्बातों को अल्फाजों में ढालकर एक खूबसूरत और बेहतरीन गुंचा बने वो गजल है। गजल एक अंदाज है शायरी को दिलकश तरीके से लोगों तक पहुंचाने का। मेहदी हसन, जगजीत सिंह, भूपिंदर सिंह, गुलाम अली खान साहब, पंकज उदास गुजरते दौर के जाने माने नाम हैं और आज के दौर के उभरते गजल गायक जैजिम शर्मा से रेड एफएम पर हम रूबरू होने वाले हैं। जैजिम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो गज़ल आपने रिक्रिएट की है, कहाँ आकर रुकने थे रास्ते, जिसे ओरिजिनली गुलाम अली साहब ने गाया, उससे बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड आई वांट थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने इस गज़ल को इतना प्यार दिया है। और बहुत सालों से मैं गज़ल में मेहनत कर रहा हूँ और जब आपको उसका एक अच्छा फल मिलता है, जब इतना सब लोग उसको प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड थैंक्स टू यू आल्सो फॉर सपोर्टिंग दिस आल्सो। थैंक यू। और फिर गुलाम अली साहब का कॉम्प्लीमेंट आए तो फिर और सोने पे सुहागा। हाँ जी, बिल्कुल। ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि खान साहब, क्योंकि खान साहब इज़ माई इंस्पिरेशन। बचपन से उन्हीं को सुनने के बाद मैं गज़ल में आया। जब उनके बाद जब मेहदी हसन खान साहब को, जगजीत साहब को सुना, तब मुझे लगा कि मुझे गज़ल ही गाना है। तो खान साहब इज़ ए लाइक ही इज़ एन आइडल फॉर मी। जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद इतना प्यार दिया, तो मुझे लगा मुझे ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो मेरे लिए इट्स एज़ बिग एज़ ग्रैमी अवार्ड। तो उनका बड़प्पन है और उनका प्यार है, वो मुझे इतना प्यार भी देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। तो डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने इस गज़ल को अप्रूव किया और पास भी किया। जी जैजिम, जैजिम प्रोडक्शंस हमने सुना है, यूट्यूब चैनल भी आपका इसी नाम से है, और जैजिम शर्मा हमने सुना है, सारेगामा पा में भी सुना है, लेकिन ये जसप्रीत शर्मा जैजिम शर्मा कैसे हो गया? नहीं, बेसिकली हाँ जी, बेसिकली मेरा नाम जसप्रीत है। और मुझे याद है जैज़िम की कहानी, मतलब ऐसी कुछ वो नहीं है। इट्स वेरी क्योंकि मैं जालंधर में मैं कुछ देर रहा। वहाँ पे जो मेरे दोस्त थे, कुछ लोग, नवराज हंस मेरे भाई हैं एक, और हरीश मनी करके मेरे भाई हैं। तो ऐसे ही बैठे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारा नाम ना जैज़ी सा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो गाना है वो बेडारंग है। बट बेडारंग मतलब फुल ऑफ क्रोमेटिक नोट्स है ना, थोड़ा-सा मुश्किल जो होता है गाना। तो जैज़ म्यूज़िक में वो चीज़ होती है, तो वो जैज़ से जैज़िम उन्होंने रखा नाम। तो ऐसे मज़ाक-मज़ाक में चीज़ चीज़ ये स्टार्ट हुई थी। तो वो तो ये धीरे-धीरे मेरा नाम ही बन गया। लेकिन वही होता है कि जब आपका नाम कुछ हो जाता है या बन जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर आता है। तो जब मुझे पाकिस्तान से मेरे कुछ दोस्तों ने इसका मतलब बताया, जैज़िम का मतलब ब्रिज होता है बेसिकली उर्दू में। तो ये आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी में भी वो बात आई है कि मैं लोगों को मिलवाता बहुत ज़्यादा हूँ। मैं मशहूर हूँ इस चीज़ में, लोगों को आपस में मिलवाने। एनीवेज़, बट जैज़िम मुझे बहुत अच्छा भी लगता है नाम, और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है मेरे इस नाम को। हारमोनियम आपका दोस्त होगा ज़रूर, क्योंकि आपने कहीं पर कहा भी है ये कि हारमोनियम है तो गज़ल के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, मतलब मुझे हारमोनियम, जैसे कि मैंने बताया, मैं बचपन में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था मैंने। तो मुझे हारमोनियम का भी बहुत शौक था, क्योंकि मेरे गुरुजी ही वाज़ ए मल्टी टास्किंग। वो सब कुछ ही प्ले करते थे, हारमोनियम, तबला, सितार, और मतलब सिंगर तो वो अमेज़िंग थे ही थे। तो बस उन्हीं को देखते-देखते, और गुलाम अली खान साहब का मैं हारमोनियम प्लेइंग का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद बुरे खान साहब, जब ऐसे लोगों का मैंने हारमोनियम सुना, मुझे एक एक रूह को लगा ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसको मैंने बाकायदा सीखा। सो गज़ल की जहाँ तक बात है, तो गज़ल इज़ द ओनली जॉनरा वेयर वी कैन इनकॉर्पोरेट हारमोनियम वेरी वेल। तो जब हम हारमोनियम के बिना गज़ल गाते हैं, तो अधूरी-सी लगती है। जब भी हम हारमोनियम के साथ गज़ल गाते हैं, तो एक संपूर्णता एक लगती है गज़ल गाने में। तो बस यही है। तो हारमोनियम सीखा भी है, प्ले करने का भी शौक होता है, और बीइंग अ कंपोज़र एंड म्यूज़िक अरेंजर भी मुझे हमेशा रहता है। मैं जो भी गज़ल अपनी करूँ, उसमें हारमोनियम के पीसेस भी हों, तो क्योंकि मुझे उसकी साउंड बहुत अच्छी लगती है। और हारमोनियम का, जैसे आपने बात बोली कि वो आपका दोस्त होगा, तो बिल्कुल सही बात है। हमेशा मतलब जब भी मेरा मन उदास होता है, या कभी भी कुछ भी नेगेटिविटी आती है आपको, तो जब भी मैं हारमोनियम पे हाथ रखता हूँ, तो वो सब कुछ भूल जाता हूँ उस टाइम पे, कि क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा था, क्या नहीं। तो वो एक डेफ़िनेटली एक पावर है म्यूज़िक में ऐसी। तो यस, हारमोनियम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे म्यूज़िक में। और अच्छा साथी भी तो वही होता है ना जैसिम, जिसके साथ बैठो तो दुनिया भूल जाए। दुनिया भूल जाए, बिल्कुल।
जैसे आप बहुत छोटे थे, 16-17 साल के, जब आप यूथ फेस्टिवल्स में आप वहाँ के स्टूडेंट्स को, पंजाबी यूनिवर्सिटी गए हैं, आप मलेरकोटला में आपने बच्चों को ट्रेन किया है और फिर भटिंडा में भी। उस वक्त इतनी कम उम्र में जब आपको सभी सर बुलाते हैं और फिर आपको लगे कि अरे मैंने तो वो अचीव कर लिया जो करना था, पर कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन, कोई ड्राइव अंदर, क्योंकि आप गजल गायकी में थे, तो वो क्या ड्राइव थी जो आपको आगे लेकर जा रही थी? व्हाट वाज दैट? नहीं, बेसिकली जो आपने बहुत वो अच्छी बात बोली है कि मेरी जो लाइफ की जो जर्नी रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मुझे हमेशा पैर पैर पे अच्छे लोग मिलते गए हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे मॉम डैड, मेरे भाई, मेरी बहन, सबका इतना सपोर्ट रहा है मुझे। उसके बाद हमारे बठिंडा में, मुझे याद है मैं 9th में था तब, तो हमारे सर हैं श्री अनिल भारती सर, वो मलेरकोटला से हैं। उन्होंने जब मुझे सुना पहली बार, मेरे सर जो है श्री सुनील सेठ जी, उन्होंने मुझे उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया बठिंडा में ही। जब उन्होंने मुझे पहली बार गजल गाते हुए सुना, तो तब उन्होंने मुझे बोला कि यार आप हमारे बच्चों को सिखाओगे? तो हमारे कॉलेजेस के जो जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज के, तो मैं कहा सर मैं मतलब बीए एमए वालों को, मैं तो 9th में, उन्हें नहीं कहते तुम में है वो बात, अगर तुम सिखाओगे ये बताओ। मैं क्या, हाँ जी सर, डेफिनेटली। हाँ। तो वहां से वो मेरा सिस्टम शुरू हुआ था सिखाने वाला, 9th से। तो जहां तक वो, उसके बाद फिर मैंने जब खुद पार्टिसिपेट किया और खुद आई आई I was the gold medalist in ghazal and ठुमरी in national youth festivals। और लेकिन वो क्या था जो अपने ये बात हमें, सॉरी मैं आपको बीच में टोकी, ये बात खुश होके बताइए फिर। यू वर गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने इस पॉइंट पे आना था बट यू ऑलरेडी टच्ड इट। सो फिर यू वर गोल्ड मेडलिस्ट इन ठुमरी एंड गजल, गजल। तो तो फिर खुश हाँ होके तो बात होनी चाहिए। बेसिकली वो जो बात है ना, वो ड्राइव, कुछ ना कुछ ड्राइव ही थी बचपन से ही। मतलब मैं बात हम्म। करूँ 4 साल से ही, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो था। आई थिंक कोई रूह की, आई थिंक जो पिछले जन्म की शायद कोई आत्मा होगी जो मे बी संगीतकार बनना चाहती होगी, क्योंकि वो मुझे हमेशा ही मुझे ऐसे लगता था कि मुझे अभी 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 ये चीज चाहिए, अभी ये चीज है। हम्म। म्यूजिक में तो मुझे हमेशा ऐसे लगता कुछ ना कुछ मुझे, कि अब ये हो गया, अभी नेक्स्ट क्या, अभी नेक्स्ट क्या। मैं बहुत ज्यादा ना, मतलब लोग मुझे बोलते भी हैं, जो मेरे यहाँ के दोस्त लोग हैं, कि तुम यार, तुम अगर कुछ चीज करते हो उसका महीना 2 महीना उसको, उसका एंजॉयमेंट भी किया करो उसका, कि चलो अभी लोग उसको सुन रहे हैं। मेरे को रिलीज होने से पहले ही वो हो जाता कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। तो वो एक है मेरे अंदर वो चीज। लेकिन ड्राइव की जहां तक बात है, कि वो ये है कि मैंने संगीत सुना बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। जैसे हमारे बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, मेहदी हसन साहब, ये नुसरत साहब, नूरजहां जी, जब मैं इन लोग को सुनता हूँ, लता जी, आशा जी, किशोर जी और आर डी बर्मन साहब का भी कंपोजर बहुत बड़ा फैन हूँ। जब इतना अच्छा अच्छा आप सुनते हैं ना, जब आपको रूह को टच करता है, तो आपको डेफिनेटली लगता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। हम्म। मतलब ये लोग, इतने बड़े लोग क्या कुछ करके जा चुके हैं। तब एक वो ड्राइव जो है, वो उसकी इंस्पिरेशन मुझे इन्हीं लोगों से ही मिलती है, इनके संगीत से ही मिलती है। संगीत तो अपने आप में साधना ही है एक। डेफिनेटली, ये तो अपने बड़ी मेडिटेटिव, बड़ी डिवाइन सी ये एक फॉर्म है। और इसको तो आप एटीट्यूड के साथ या इगोइस्टिक होके किसी से, वो तो आप कब ऊपर वाले ने आपको ये दिया और कब वो आपसे ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने नएपन की बात की, जैसे हम तो बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं, जैसे आपने मेहदी हसन साहब का नाम लिया, गुलाम अली साहब, और जगजीत सिंह साहब ने बॉलीवुड में भी गज़ल्स को वो लेकर आए। बहुत सारी नई चीज़ें आ रही थी। जगजीत सिंह साहब जो है वो अपने साथ कोरस को भी लेकर आए थे और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को भी। भूपिंदर जी भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आए गज़ल में। आप जब नएपन के बारे में सोचते हैं तो आपका कुछ प्लान करते हैं आप, या अपने आप आता चला जाता है? नहीं, मैं आपको सच बताता हूँ, जब जब मैंने कुछ चीजें प्लान की है ना, तब उनका इतना असर नहीं हुआ। जब एकदम से कुछ आता है, तो मैं तो ये चीज तो मैंने हमेशा ही नोटिस की है। तो लेकिन ये है कि कोशिश जो मेरी है, जो लाइफ का मेरा एम है, जो मोटो भी है मेरी लाइफ का, वो यही है कि जो हमारा यूथ है, दैट शुड लिसन टू अवर म्यूजिक। हम्म। बिकॉज बीइंग एन इंडियन, मुझे अपने कल्चर से बहुत प्यार है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कल्चरली हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, बहुत रिच हैं हम लोग। लेकिन जब मैं हमारे यूथ से बात करता हूँ, जो 15-20 साल वाले जो हैं, जो हमारा यंगस्टर्स हैं, उनको जब
शास्त्रीय संगीत के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जब उनको आमिर खान साहब का नहीं पता होता, जब गज़ल के लेजेंड्स की बात करते हैं, उनको उनके बारे में मालूमात नहीं होती, शायरी के बारे में मालूमात नहीं होती, रागों में इंटरेस्ट नहीं होता, तब एक वो लगता है कि यार ये क्या होगा आगे चल के, मतलब क्या होगा मतलब ये लोग कहाँ जाएँगे, किसको सुनेंगे? तो वो एक मुझे थोड़ी-सी एक बोझ मुझे हमेशा ही रहता है। लेकिन हाँ, मेरी हमारा काम है कोशिश करना, और वो हम कर ही रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कोई नया ट्रैक बनाता हूँ और उसको इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। मेरी जब डेब्यू गज़ल एल्बम भी आई थी प्यार बेपनाह, उसमें भी हमने काफ़ी ये चीज़ों का तो ख़्याल रखा ही था कि लोगों को साउंड साउंड का मज़ा आए। मतलब ये बहुत ज़रूरी है साउंड, कि जो आज का जो यूथ है उसको ऐसा ना लगे कि मैं कोई पुरानी-सी चीज़ सुन रहा हूँ। वो अब उस साउंड के साथ खुद को कनेक्ट करें, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे लगता है गज़ल इज़ ए पोएट्री, गज़ल कोई म्यूज़िक नहीं है, ये पोएट्री की फ़ॉर्म है गज़ल एक। और इसमें जब हम अ, आज की साउंड के साथ जब प्यार से लोगों को सुनाएँगे, तो मुझे बहुत एक आशा है और एक होप है कि हमारा यूथ भी इसके साथ ज़रूर कनेक्ट करेगा और बहुत प्यार से इसको आगे चल के इस चीज़ को सुनेगा। आपको नहीं लगता कभी-कभी आपने भी जैसे यूथ की बात की कि हमारे लेजेंड्स के नाम जो हैं वो कई बार यूथ में उनको बच्चों को पता नहीं है। आपको नहीं लगता कभी-कभी कि आपने भी लंबा रास्ता ले लिया क्योंकि आजकल तो शॉर्टकट है, गाने रोज़ रिलीज़ हो रहे हैं, रोज़ हिट हो रहे हैं? बात तो आपकी सही है, मेरे मतलब ये चीज़ें मैं जहाँ भी किसी रिकॉर्ड लेबल से भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, तो मैं उनको यही चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग गज़ल को सपोर्ट करो, कुछ ना कुछ तो करो आप लोग। तो वो लोग जब नहीं कुछ इसका करते, तभी मैंने परेशान होके मैंने जैज़िम प्रोडक्शंस अपनी लॉन्च की थी, क्योंकि मुझे ऐसा था क्योंकि मुझे गज़ल तो करनी ही करनी है। हुँ। तो अगर कोई और सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं क्यों ना मैं खुद इस चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ और अपने इस लेकिन वही होता है, सब माँ-बाप का आशीर्वाद, मेरी वाइफ़ का और सबका, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सब लोगों ने मेरी उस चीज़ में मेरी सपोर्ट भी किया। लेकिन हाँ, जो आपने बात बोली है कि वो लंबा रास्ता है ज़रूर, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर मैं भी, मेरे लिए बहुत आसान है, मतलब अभी भी मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ, आई यूज्ड टू प्रोड्यूस म्यूज़िक ऑल्सो, वो चीज़ें करनी, जैसे गाने आते हैं, तो मतलब वो सबके लिए वो एक सिंपल सी चीज़ है, एक आज के दौर का जैसे वीडियोज़ बनते हैं वैसा बनाओ और कैची हुक्स लेके जी गाना बना दो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर मैंने भी ये चीज़ छोड़ दी, फिर तो मुझे ऐसे लगेगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके बाद। फिर जो कल्चरली हम जो मैं बात खुद ही कर रहा हूँ वो, क्योंकि मेरा लाइफ़ का एम ही ये है। तो आई थिंक लोग कम हैं उसमें, लेकिन ये है कि वो जो लोग गज़ल को प्यार करते हैं, वो फिर कुछ और नहीं सुन सकते। ये भी एक चीज़ है इसकी। बिल्कुल। और और लकीली मैं वर्ल्ड वाइड मैंने जहाँ-जहाँ भी शोज़ किए हैं, मेरे गज़ल के कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो तकरीबन सारे के सारे कॉन्सर्ट्स मेरे हाउसफुल ही रहे हैं हमेशा लकीली। तब एक बहुत अच्छा फ़ील आता है कि यार नहीं, लोग हैं, सुनने वाले हैं, अगर हम उनको अच्छे से सुनाना चाहेंगे। ये जो खालीपन है, ये इस चीज़ की वज़ह से भी है, क्योंकि ऐसी जगजीत साहब के बाद ऐसी गज़ल प्रे प्रेज़ेंट भी नहीं हुई है, लोगों को वैसा मज़ा भी नहीं आया। जैसे हम बात करते-करते ना हम लोग बहुत आगे निकल गए। मैं फिर थोड़ा-सा पीछे चलना चाहूँगी। जहाँ पर आपने मुंबई में फ़ोन किया कि अरे भाई यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा और उन्होंने कहा कि आप आकर ऑडिशन दें, हम लोग नंबर थ्योरी के ऊपर हम मार्क्स नहीं देते हैं, आपको एडमिशन नहीं देते हैं। फिर आप वहाँ गए, आपने एडमिशन लिया और एमए फर्स्ट ईयर अभी आपने कंप्लीट हुआ ही था आपका कि आप सारेगामापा में आप पार्टिसिपेंट के तौर पर गए। अब मुझे वहाँ पर बताइए कि वो जो लाइन में लगना, वो उस वक़्त दिमाग में क्या चल रहा था? मैं तो हैरान हूँ, आपको पूरी स्टडी की हुई है आपने मेरी मेरे बारे में। बट क्या बात है, नहीं बिल्कुल वो बेसिकली मैं आई वाज़ नॉट विलिंग टू गो टू एनी रियलिटी शोज़। वो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया, जो मेरे बॉम्बे में जो मेरे दोस्त लोग थे, कि अगर अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो आई शुड गो। और ये था, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं यार क्या होगा, लोग क्योंकि गज़ल को कौन सुनता है आज की डेट में, मतलब वैसे मुझे तो पता था कि मुझे तो गज़ल ही करना, लेकिन रियलिटी शोज़ में ये इतना इन नहीं था ये वाला फ़ॉर्म। अगर हम इंडियन रियलिटी शोज़ की बात करें, वहाँ पे कभी ऐसे गज़ल को ऐसे सुना नहीं था, और वो मुझे मंज़ूर नहीं था कि मैं जाऊँ और ऐसे ही बस 1-2 एपिसोड्स करूँ और मैं आ जाऊँ। वो चीज़ एक होता है ना, अपने आप में लगता है कि आपको एंट्री करनी है, तो
इट शुड बी ग्रैंड। ऐसा ना हो कि यार चलो जी आपने 2 गज़लें गाई, फिर मुझे उन्होंने बोल दिया कि चलो जी अभी हमारा फॉर्मेट में नहीं है ये गज़ल, अगर आप बॉलीवुड गाओगे तो आप रह सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस नहीं दिए, इसके पहले भी मैंने दिए थे। लेकिन हर बार वही होता था, बॉलीवुड गाओ, हाँ। हिट सॉन्ग्स हो, तो ये चीज़ें माहौल देख के मैं आ जाता था हमेशा। तो हुँ। लेकिन मैं सारेगामा वालों का मैं हमेशा थैंकफुल हूँ कि वो पूरी टीम ऐसी थी, और हमारे क्रिएटिव हेड से लेके हमारे जो म्यूज़िक टीचर थे और हमारे जो जजेस थे, ख़ास तौर पे शंकर जी, साजिद वाजिद जी और राहुल राम सर, इन्होंने जब मुझे सुना, तब इन्होंने इतना प्यार मुझे दिया और इन्होंने बोला कि यार हम ये चाहेंगे कि आप ये पूरा, इज़ दिस पॉसिबल कि आप ये पूरे के पूरे सीज़न में आप सिर्फ़ गज़ल्स ही गाओ। वाह! मैं कहा ये तो आपने वो बोल दी जो मेरी दिल की इच्छा जी। है, और ऊपर से गज़ल्स गाओ, ऊपर से वो गज़ल गाओ जो आपका मन करता है। हम आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे कि आप यही गज़ल गाओ या फ़िल्मी गज़लें गाओ या वही गज़ल। और मैं हुँ। हमेशा हर एपिसोड्स में ऐसे होता था कि जब कोई जैसे विशाल भारद्वाज जी आए, तो सब लोग उनके गाने गा रहे हैं। तो मुझे एक लिबर्टी होती थी कि मैं गज़ल गा सकता हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ गा सकता हूँ जो मेरा मन है। तो आई थिंक वो एपिसोड्स, आई थिंक वो जो पूरा का पूरा वो टाइम था सारेगामा का, बहुत ही उस टाइम पे मैंने बहुत सभी लोगों से, और शंकर सर उनका तो मैं बचपन से ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उन्होंने इतना प्यार दिया, और सब लोगों के साथ जितने भी लेजेंड्स वहाँ पे आते थे, पंडित जसराज जी, बेगम परवीन सुल्ताना जी, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, जिन-जिन लोगों का मैं बचपन से ही मुरीद रहा हूँ, और जब उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, तो वो आई थिंक दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय म्यूज़िकल जर्नी, दैट सारेगामा। तो वहाँ पे आई थिंक जो मेरा एक्सपोज़र हुआ है, और उसकी वज़ह से जो मुझे उन्होंने शहज़ादे ग़ज़ल का खिताब दिया, और उसके बाद जो एक ग़ज़ल का प्रोफ़ेशनली मेरी लाइफ़ में आना, तो वो आई थिंक सारेगामा की वज़ह से ही पॉसिबल हुआ। बिल्कुल, शंकर महादेवन जी ने कहा था आपके लिए कि इस उम्र में ऐसा सिंगर नहीं है हिंदुस्तान में। हाँ जी। सुरेश वाडेकर जी ने कहा था मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और पंडित जसराज जी ने भी यही कहा था कि अगर जगजीत सिंह जी को और गुलाम अली साहब को साथ में खड़ा कर दूँ तो आप बिल्कुल वैसे हैं। आपके हाँ लिए जी, हाँ जी। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इतनी बड़ी जर्नी, वो अपने आप में एक लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या लगा था कि ओह! ये जो बात मुझे कह दी ना, बस ये सारी उम्र मेरे पास रहेगी, मेरे साथ चलेगी? नहीं, हाँ, मतलब ये जो गुलाम अली खान साहब से लेके जितने भी लेजेंड्स हैं, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी हों, पंडित पंडित जसराज जी हों, बेगम परवीन सुल्ताना जी हों, शंकर जी हों, मतलब भूपिंदर जी हैं, सुरेश वाडेकर जी हैं, अनूप जी हैं, पंकज जी हैं, जितने भी ये लोग हैं, ये मैं इतना लकी मानता हूँ अपने आप को, ये मुझे इतना प्यार देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मोमेंट्स ऐसे, मतलब कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके ज़िंदगी में हमेशा आपको याद रहते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मेरी डेब्यू गज़ल एल्बम आई थी, तब बॉम्बे में पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब आए थे। तब मैं उनसे मिलने गया था, उनको उनका आशीर्वाद लेने की, सर ये मेरी एक एल्बम आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ बोल दें। एक होता है, एक मतलब सबका आशीर्वाद मिले उस एल्बम को, कि एक बाइट वो दे दें मुझे। तो मैं उनको एक गज़ल सुना रहा था उस एल्बम की, बहुत प्यारी गज़ल है, बन गए दिल के फसाने क्या-क्या। तो मुझे याद है वो गज़ल जब वो सुन रहे थे, तब उनकी आँखों में आँसू आ गए थे। तब जब उनकी आँखों में आँसू थे, तब उन्होंने मुझे बोला कि अब मैं और क्या तुम्हारे लिए बोलूँ, अब तुम बताओ। तो मुझे इतना वो आज भी वो जब मैं सीन याद करता हूँ, तो उन्होंने मुझे हग किया, बहुत प्यार उन्होंने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ब्लेसिंग ही है ऊपर वाले की, जिनको मैं बचपन से, जिनका म्यूज़िक ने मुझे इंस्पायर किया है, जिनको सुन-सुन के अभी आज भी अगर मैं कुछ गाता हूँ, तो इन लोगों का म्यूज़िक ही है मेरे अंदर। तो जब वो आपको ऐसे आशीर्वाद देते हैं, तो आई थिंक उससे बड़ी कोई भी बात नहीं है, किसी भी संगीतकार के लिए। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे, मतलब गुलाम अली खान साहब से जब मेरी बात होती है, जब उनका प्यार मिलता है, भूपी जी से, सुरेश जी से, जितने भी कविता जी से, मतलब अनूप जी से, जसपिंदर मैम से, जो मतलब जो भी लोग म्यूज़िकली इतने इन्क्लाइंड हैं, वो जब आपको इतना आशीर्वाद दे देते हैं कि मतलब खूब आप, तो मेरे लिए आई थिंक ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है हमेशा ही। तो फिर पीछे पियानो पड़ा है, तो फिर हम भी क्यों इंतज़ार करें? हाँ जी, तो मैं ये ज़रूर, मैं कहाँ आके रुकने थे रास्ते की कुछ जी, लाइन्स बिल्कुल। ज़रूर मैं आपको सुनाना चाहूँगा।
कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। थैंक यू। क्या बात है। मुझे वो जानिसार अख्तर साहब ने लिखा है ना कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। तो बस मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको वहाँ लेकर जाना चाहूँगी जहाँ आपको परफॉर्मर ऑफ द डे का जो खिताब मिला था उस दिन आपने जो गज़ल गाई थी, याद है आपको? कौन सी वाली गज़ल थी? अरे वो रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए। हाँ नहीं वो, हाँ वो बहुत प्यारी गजल है। तब पंडित जी आए थे, पंडित छसरा जी आए थे हमारे एपिसोड्स में, तो ये तो गजल का मैं जब भी इस राग के बारे में सोचता हूँ, कुछ राग ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, उसमें से ये राग है नीदा नी रे गा मा पा मा रे गा रे नीदा नी रे गा सा, राग शमन है, गा मा दा नी रे गा रे सा नी पा मा रे नी पा रे गा धा नी रे गा मा पा मा रे गा रे नी दा नी रे गा सा। जब भी मैं इस राग की शक्ल सोचता हूँ तो ये वो गजल है जो सबसे पहले मेरे जहन में आती है, अहमद फरा साहब की लिखी हुई। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। क्या बात। इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही कि मैं आपको बीच में रोकूं, मुझे पूरी गज़ल सुनने का दिल हो रहा है, बट इंटरव्यू है तो यहीं पर रोकूंगी फिर। जैसे अब अगर हम अगले स्टेप की तरफ जाएं, अब विशाल भारद्वाज जी का फ़ोन आना, फिल्म डेढ़ इश्किया के लिए उनसे मिलने जाना, उस कवाली का हिस्सा बनना, ऐसा लगा कि वो मैं बस वो मुझे मिल रहा है, मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आज भी याद है जब उनके ऑफिस से मुझे फोन आया कि विशाल सर आपको याद कर रहे हैं, तो मैं मुझे इतना एक्साइटेड कि मतलब उन लोगों, क्योंकि जो लोगों का म्यूजिक आपको बचपन में ही जिसने इंस्पायर किया होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब उनसे बात भी होती है मेरी, तो जब उनका फोन आना कि वो आपकी आवाज टेस्ट करना चाहते हैं। बेसिकली तो ऐसे होता है ना, जब आप नए होते हो तो आपको श्योरिटी नहीं होती, वो टेस्ट करते हैं आपकी आवाज। तब मुझे याद है जब विशाल सर मुझे मिले, तब स्टूडियो में जब उन्होंने बोला कि यार एक कव्वाली है, हम इस पे काम कर रहे हैं, तब उन्होंने मुझे यही बोला था कि एक बार तुम डम्मी अपनी आवाज में इसको गा दो। तो तब हमने इसकी डबिंग किसी और से करवानी है, तो उन्होंने पाकिस्तान जाना था, मुझे याद है, पाकिस्तान से किसी से उन्होंने वो करना था रिकॉर्ड।
तब मैं बड़ा खुशी-खुशी मैंने गाया। तो वो बड़ा उनके साथ वो मुझे कंपोज़िशन समझा रहे हैं और मैं गा रहा हूँ, तो वो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये तो चीज़ें शायद कभी बचपन में मैंने सपने में सोचा था, ये वाला जो मेरे साथ हो रहा है, ये जो मंज़र जो मेरे साथ हो रहा है। तो बस वही था कि जब मैंने गाया, बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। तब उसके बाद मुझे तो था कि ये डेफ़िनेटली कि मेरे से तो उन्होंने डमी ही करवाया है। तो कुछ महीनों के बाद उनका आता है फ़ोन यार कि वो जो तुमने गाया था याद है ना? मैं कहा, हाँ जी, हाँ जी। यार वो फिर हम तुम्हारी आवाज़ में उसको रख रहे हैं। वाओ! तो आई वाज़ लाइक मतलब क्या चाहिए था। और नसीरुद्दीन शाह साहब, माधुरी दीक्षित जी, गुलज़ार साहब, विशाल सर, जो मैं इन 4 लोगों का इतना बड़ा फ़ैन हूँ और 4 लोग मेरे पहले ही गाने में आ गए। तो आई थिंक इससे बड़ी बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो बस यही था, तो ये उस गाने की छोटी-सी कहानी थी, जो कि मतलब मुझे बहुत जब भी मैं सोचता हूँ उस टाइम के लिए कि मतलब कैसे-कैसे मैंने वो गाया था, कितने प्यार से मतलब ये लोग बहुत बड़े लोग हैं सीरियसली, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब गा रहा था ना, तब कई कई बार हम आप नए होते हैं, आप थोड़े-से नर्वस भी होते हैं। अगर आपसे कोई सुर गलत भी लग रहा है, तब आप बिल्कुल भी तब और प्यार से उन्होंने मुझे तब समझाया कि बेटा वेरी नाइस, लेकिन इसको ऐसे गाओ। तब के ना सिंगर को डबिंग रूम में डिमोटिवेट ना हो सिंगर। विशाल सर के साथ तो बहुत प्यारा मेरा एक्सपीरियंस वो रहा है। जिन-जिन भी लोगों के साथ मैंने काम, ये तो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग डेज़ की बात कर रहा हूँ, जब मैं आया था, तब भी मुझे ये गाने मिल गए थे। डेढ़ इश्किया वाला, या उन्होंने मुझे एक उनकी मूवी एक और भी थी मटरू की बिजली का मंडोला, उसमें भी कुछ आलाप वगैरह मैंने उनके लिए किया था। जैसे आर यू इंट्रोवर्ट? टू मच। कैसे मुझे ना मैं इस बात को बिल्कुल बहुत थोड़ा सा टच करना चाहूँगी कि स्टैमरिंग बचपन से होती है जब हम बात कर रहे हैं। क्या ये एक कारण था? हालाँकि इसको ये वीकनेस बिल्कुल नहीं कही जा सकती। आपकी गायकी में जब आप गाते हैं, आप कहीं ऐसा नहीं महसूस होने देते, नहीं होता है। तो कभी ऐसा लगा कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स? मेरे इंट्रोवर्ट होने का, हाँ, हाँ, आई आई वी कैन से दिस, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा था। तब आई थिंक मैं वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, ये तो बात है। तो आई थिंक मैं इसलिए मैंने ये बात सारेगामापा में भी बोली थी, कि मैं इसलिए किसी रियलिटी शोज़ में मैं नहीं जाता था। क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि यार कि वो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। मुझे गाने से ज़्यादा ना, मुझे अभी भी याद है सारेगामापा में भी, गाने से ज़्यादा बोझ मुझे ये होता था यार कहीं कोई कुछ मुझे कुछ पूछ ना ले। कि ये गज़ल किसकी लिखी है, किसकी गाई है, या आपने यही गज़ल क्यों चूज़ किया? मुझे यही बोझ रहता था। मैं गा रहा होता था, मेरा ध्यान वही था कि इसके बाद ये क्या बोलेंगे? तो ये भी एक जो चीज़ें होती हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे आई डेफिनिटली केम आउट ऑफ दिस। और हाँ, ये हम कह सकते हैं, अगर मैं आज इंट्रोवर्ट हूँ, तो यही एक रीज़न हो सकता है उस चीज़ का। बट ये है कि जब थोड़ा-सा जब मैं मैच्योर हुआ, तो मुझे ये लगा कि जब ऊपर वाले ने मुझे कितना कुछ दिया है, म्यूज़िकली इतना भर दिया है, चाहे मतलब संगीत की बात करें या म्यूज़िक प्रोडक्शन की बात करूँ या इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने की बात करूँ, या किसी भी चीज़ में म्यूज़िकली ऊपरों ने इतना कुछ मुझे दिया था कि ये बहुत छोटी-सी चीज़ अगर ये भी है, तो ये बिल्कुल मायने ही नहीं रखती है मेरे लिए। बिल्कुल तो सही इसलिए कहा। मैं ये सबको ही कहना चाहूँगा, जो भी आई थिंक अगर किसी को स्टैमरिंग का है, तो आप इसका बोझ मत डालें। आई थिंक ऊपर वाले ने अगर आपको ये चीज़ दी है, तो आपको ये चीज़ अगर थोड़ी-सी छीनी है, तो बहुत कुछ आपको दिया होगा। इस बात से मैं डेफिनिटली श्योर हूँ। और तो आपका आप जो उस फन है जी। हाँ जी, तो आप बस उसी चीज़ पे काम कीजिए, इसके बारे में सोच के, क्योंकि मुझे भी याद है कि ऐसे केसेज़ थे, जब सारेगामापा के बाद मुझे कितने लोगों के फ़ोन आते थे कि आपको मिलके हमें हौसला है, हम हमारा मन करता था कि हम आत्महत्या कर लें। ऐसे-ऐसे भी लोग ओह थे, माय गॉड! जो स्टैमरिंग के लिए या इस हद तक जा रहे थे, क्योंकि लोग, हमारी सोसाइटी इतनी अजीब-सी है, वो हँसती है अगर कोई बात करता है, तो वो जब हँसते हैं, तो लोगों को इतना ज़्यादा वो महसूस होता था कि अब हम कुछ बात करते हैं, तो लोग हँस रहे हैं। हुँ। तो आई थिंक वो लोगों के जब मुझे ऐसे फ़ोन आते थे, तब मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने तब दी थी। हालाँकि मुझे दोस्त लोग बोलते थे कि ये वाला पॉइंट तुम मत छेड़ा करो बार-बार। मुझे था कि यार मतलब मुझे छेड़ना चाहिए। आई थिंक अगर अगर लाखों लोगों में से अगर एक भी बंदा इससे इंस्पायर हो, तो अच्छी बात है। तो इसमें इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कि अगर आपने भी ये पॉइंट छेड़ा है तो। तो आई थिंक वो बहुत छोटी-सी ये बात है। आई थिंक अगर बात करने में बट आप, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इस पे काम भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा सोच के अगर बोले हैं, या अभी भी मैं बीच-बीच में आई थिंक हो रहा होगा आपके साथ। लेकिन अभी भी जब मैं सोच के बोलूँगा या ध्यान से बोलूँगा, तब वो चीज़ नहीं आएगी। तो आप यू कैन वर्क ऑन दिस आल्सो, बट
अगर फिर भी अगर नहीं हो पा रहे हैं, आपका माइंड इतना रिलैक्स्ड नहीं है कि आप बड़ा ध्यान से सोच के बोलें या वो चीज़ करें, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ के बारे में ना ही सोचें, तो जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया है उस पे काम करें आप। जैसे मैं ना आपको अब कुछ लाइन्स कहूँगी, कुछ भी कहूँगी, और मतलब वो गाना भी हो सकता है, वो गज़ल भी हो सकती है। आपने मुझे बताना है वो सुन के आपको क्या याद आता है, ओके। ठीक है? पहले वो पिलाते हैं, फिर सबको बताते हैं। इससे ना मिले कोई, ये शख्स शराबी है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये इंस्टा रील्स पे इसको मैंने डाला था। हाँ। तो 30 सेकंड्स का ये था वीडियो। बहुत बहुत प्यारी मेमोरी है इस शेर के साथ, जो मतलब पहली बार कोई पूछ रहा है मुझसे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं गुलाम अली खान साहब का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो बड़े मुझे मेरी ज़िंदगी में मौके मिले कि मैं खान साहब से मिला बहुत बार। अमृतसर में मिला, बॉम्बे में मिला, दिल्ली में मिला। लेकिन एक बहुत प्यारा मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट आया कि उनके साथ मुझे सेम स्टेज शेयर करने का भी मौका मिला था दुबई में। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक करके है जगह वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारा शो था, तो पहले मैंने गाया था, फिर रेखा जी ने, तलत साहब ने, पंकज उधास ने और गुलाम अली खान। तो वहाँ पे खान साहब ने ये गज़ल गाई थी और ये वाला शेर उन्होंने तब गाया था। ओके। तब वहाँ से मैंने ये शेर चोरी कर लिया था। क्योंकि आप क्योंकि हमारे खान लिए, साहब जी। क्योंकि खान साहब ने भी तब ये शेर यही बोल के गाया था कि ये वाला शेर आपने पहले नहीं सुना होगा ऐसे गज़ल में। तो आपको मैं एक नया शेर आपको सुनाता हूँ। तो ये मैं जब भी अपने शोज़ में भी ये शेर गाता हूँ, तो मैं वो इंसिडेंट बताता हूँ कि दुबई का ये वाक़या है जब मैंने ये वाला शेर खान साहब से सुना था। तो बहुत प्यारा, मुझे बहुत लगता है कि अमूमन हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं कि पहले खुद आपके साथ होते हैं, और जब कुछ भी आपका उनके साथ खराब होता है, तो फिर उसी चीज़ों को आपके खिलाफ यूज़ करते हैं। तो फिर जब कुछ भी आपकी बात उनके साथ या आपकी कुछ बनती नहीं है उनके साथ, तो वही आपकी बातें फिर उसको मैनिपुलेट करके उसका फिर वो यूज़ करते हैं। बेसिकली ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो बड़ा सरल शब्दों में शायर ने इसके बारे में जो बात की है, तो बहुत ही खूबसूरत शेर है। तो ये खूबसूरत शेर पियानो के साथ हो जाए। हाँ जी। पहले वो पिलाते हैं, फिर सबको बताते हैं। पहले वो पिलाते हैं, फिर सबको बताते हैं। इससे ना मिले कोई, इससे ना मिले कोई, ये शख्स शराबी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, हाँ हाँ, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, पीली है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। जैसे अगली बात, फिरता हूँ तन्हा सा तेरे दिल से, तू आ मिला दे जरा, तू शामिल। अच्छा। मैंने इसीलिए इसकी टाइटल थोड़ा बाद में कहा जी। हाँ, इसकी इसकी जो कहानी है वो बेसिकली ये मेरे लिए सरप्राइज था, ये जो गाना था। जब मेरे दोस्तों को पता चला कि मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने मुझे बोला यार कि हम आप मतलब मेरी एक दोस्त है साबेरी, उसने ये गाना लिखा है। रिमी मेरी दोस्त है, उसने ये कंपोज किया है। संजय जी हैं, संजय जयपुर वाले, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। भास्कर मेरा दोस्त है, उसने उसने इसको मिक्स किया। ये एक तरह का मेरा मैरिज गिफ्ट था उनकी तरफ से ब्यूटीफुल। ये गाना। तो जी। जब उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि जब हम आपकी शादी में आए, तो ये गाना आप शूट कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ।
तो ये भी एक बड़ी प्यारी सी एक है मेमोरी है ये गाने की। तो आई थिंक शादी के पहले मैंने ये गाना हमने शूट किया, और जो मेरे भाई रुद्रांश शर्मा बहुत प्यारा उन्होंने शूट किया था, डलहौजी में हमने इसको शूट किया था। और हाँ, यही एक बड़ी एक प्यारी सी मेमोरी है। डेफिनेटली एक दोस्तों का प्यार था मेरे लिए जो इस गाने में, और हिमानी कपूर इतनी अच्छी सिंगर है, उसने भी इस पे गाया। तो मतलब सब वो ने मेरे लिए एक मैरिज गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया था। तेजस्वी शर्मा। हाँ, शी इज माई वाइफ। हाँ इसीलिए तो मैंने कहा। तो इनके साथ मिलना मतलब कैसे हुआ? अब मैरिज गिफ्ट तो आपको पहले मिल गया, इससे पहले कि मैं इनका नाम लेती। हाँ, वो तो है। हम बॉम्बे में ही मिले थे, और मुझे याद है मेरा हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था, बॉबी बॉबी सिद्धू करके है, एक हमारा दोस्त है। तो ऐसे ही बस, तो वो तब आई ही थी, तब वो बॉम्बे में, तब बस मिल गए, तो हमारे घर आमने सामने ही थे, तो बस आना जाना स्टार्ट हो गया। तो मेरे सामने तब तो वाली खिड़की में ऐसा हुआ था। हाँ, बस यही वाला था मामला। ठीक है। तो आई थिंक वो कैसे वो शुरू हो गया, मिलते मिलते आई, मुझे खुद भी नहीं लगा पता। इश्क आई दी थिंक नवी बहार। हाँ, ये बाबा बुल्ले शाह, ये बहुत प्यारा सूफी ये ट्रैक है। तो हाँ, मतलब ऐसे ही मैं बैठा था, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ बनाए, कुछ नया, जिस दिन सुबह उठे कुछ नया कंपोज करें, वो करें। तो ये गाना ऐसे ही बस मैं बैठा था ऐसी जगह, इश्क दी नवी ओ नवी बहार, इश्क दी नवी ओ नवी बहार, ऐसी मैंने इतना, क्योंकि ये मुझे इतने वर्ड मुझे ये याद थे, तो मैंने पता किया ये मैंने कहीं से सुने थे ये वाले वर्ड्स। तो जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो लोग सूफियाना संगीत को पढ़ते रहते हैं काफी, तो मैंने उनसे बात किया, ये मुझे कलाम ये मुझे चाहिए। तब उन्होंने मुझे बताया कि बाबा बुल्ले शाह का ये लिखा हुआ है। तो मेरे तो फिर वही तो तभी मैंने ये पढ़ा इसको, तब मैंने ये गाना बनाया, और काफी काफी इसको लोगों ने प्यार दिया था इस गाने को। ब्यूटीफुली तो सung एंड ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड। बहुत हाँ, खूबसूरत गाना है। तो ऐसे था कि रशिया से मेरे दोस्त आए थे, मतलब वो मेरे भी नहीं थे दोस्त, मेरा छोटा भाई है, हाँ, कुमार शर्मा, वो उसके साथ मिलके वो लोग कुछ कर रहे थे डांस का। तो ऐसे ही वो घर पे आए, तो मेरी वाइफ ने बोला, तेजस्वी ने, यार कि ये कितने प्यारे हैं, और परसों उनको जाना था वापिस हम्म। रशिया, तो तुम मिलके कुछ इनके साथ शूट कर लो हम्म। जल्दी। मैं कहा परसों तो इनको जाना भी, एकदम से कैसे बनेगा ये गाना, क्योंकि हालांकि मैंने वो कंपोज करके रखा हुआ था। तब मुझे उसी ने आइडिया दिया, वो जो तुम्हारा है गाना वो उनके साथ शूट करो। तब मैंने, यू विल नॉट बिलीव, अगले ही दिन रात रात में मैंने इसका म्यूजिक बनाया। तब अगले ही दिन हाँ। हम लोग अक्सा यहाँ पे बॉम्बे में, उनको लेके अक्सा बीच गए। तो ये आईफोन पे शूट है ये गाना, क्योंकि जो भी मैं डीओपीज को फोन कर रहा था, कोई अवेलेबल ही नहीं था, सब इधर उधर शूट कर रहे थे मूवीज का और गानों का, क्योंकि सब ये, क्योंकि रात को फोन कर रहा हूँ, कल शूट करना है, क्योंकि अगले दिन उनको जाना है अपने देश हाँ। वापस। तो बस वही, तो एक मेरा दोस्त है आसिफ, उसको मैंने बुलाया, और ही इज ए वेरी गुड एडिटर। तो मैंने बोला, मैं गया, तुम कैमरा हैंडल कर लो। कहता भाई अभी आपके ऊपर है, आप रिस्क अगर मेरे पे ले सकते हो तो ले लो। मैं क्या रिस्क का तो क्या यार, अगर नहीं होगा अच्छा तो नहीं डालेंगे हम्म। सर, तो कम से कम एक एफर्ट करके देखते हैं साथ में। तो आई थिंक वो ऐसी बस सब कुछ, जब जो चीज होनी होती है, जब अच्छी एनर्जीज आपस में मिलती है, वो चीज वो होनी ही होती है। तो आई थिंक वो भी मुझे भी, मैं भी जब कभी वो वीडियो देखता हूँ, मुझे भी नहीं होता ये कि ऐसे हमने कोई कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वो और दो हम बस, मतलब दो वो लोग, एक डीओपी, मतलब जो मेरा फोन लेके ये शूट करा, और मैं, हाँ। बस हम टोटल 4 लोग उसमें थे। तो मतलब जो चीज होनी है तो ऐसे हो जाती है बस एक ही दिन में। बड़े खूबसूरत थे वो जो भाई बहन थे, वो दोनों, अच्छा। फ्रांसेस्का और एल एल्फ्रेडो, हाँ, वो हम्म। दोनों भाई बहन है, और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो शशि में, दे डूइंग वेरी गुड इन इंडियन डांस। तो बस ऐसी वो ऐसी मजाक मजाक में बना, उनको मैंने सुनाया गाना, वो इतने खुश हो गए। तो मतलब अब मैंने उनको गाना प्ले किया, साथ में वो डांस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जी। तो मैं कहा, हो गया, ये भी हो गया। जैसे मैं जाते जाते आपसे ये पूछूंगी कि आप आज से 10 साल बाद खुद को गजल के साथ कहाँ देखते हैं? बस मैं तो यही चाहता हूँ, देखने की बात लगे कि 10 साल बाद
जो भी गाऊँ, जैसा भी गाऊँ, मैं सुर में गाऊँ बस। मेरी तो यही एक ऊपर वाले से वो रहती है कि चीज़ तो प्लानिंग्स जो है वो तो चलो है, मतलब कई बार हम कुछ बड़ी कोलैबोरेशंस करते हैं, बड़े लोगों के को इन्वॉल्व करते हैं गज़ल में, या अगर मैं कुछ गज़ल में जो एक्सपेरिमेंटेशन भी कर रहा हूँ, वो भी कुछ इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ करूँ। गज़ल का जो जॉनरा ये जो हमारा है, ये पूरा दुनिया में फैले है। गज़ल घर-घर तक हो, जैसे एक ज़माने में होती थी। वो तो एक मेरा एम है ही है। बट ये है, बट देखता तो मैं यही हूँ कि गज़ल बहुत ज़्यादा फैले, और मैं अपने साथ तो यही देखता हूँ कि मैं जो भी कुछ गज़ल में करूँ, और बस वो सुर में हो, बस दैट इज़ द मेन थिंग। सुर में हो मतलब इसमें सब कुछ ही आ जाता है। अगर चीज़ सुर में ना वो हर चीज़ सुर में हो। वीडियो, गायकी, अरेंजमेंट और उसकी लोग उसको जो प्यार करें, वो सब चीज़ें आई थिंक सुर में इंक्लूड हो ही जाती हैं। तो बस जो भी गाऊँ मैं सुर में गाऊँ। यही एक ऊपर वाले से मेरी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा, क्योंकि ये ऊपर वाले ने एक बड़ा साँस का ये मामला है। अगर उसने यदि किसी भी वक़्त वो आपसे ले सकता है, तो आई थिंक ये सिर्फ़ दुआओं और प्यार की वज़ह से ही होता है। तो बस लोगों का प्यार और दुआएँ मिलती रहें ऐसे ही, तो आई थिंक तभी बंदा ठीक रहता है और ट्यून्ड रहता है, वो मेन चीज़ है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जैसे में हम यही कहेंगे कि जिस तरह से आप गा रहे हैं और जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं गज़ल को आगे लाने के लिए, बिल्कुल ज़रूर गज़ल आगे जाएगी और यूथ जो है वो आपके साथ जुड़ता जाएगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मीनू जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए जैसम। और अगर आपको भी कोई लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन रह गया है या आप जिसके बारे में बात करना चाहते हो, तो वी कैन कंटिन्यू। नहीं, बस यही है कि एक चीज़ मैं वैसे बताना चाहूँगा कि जैज़िम प्रोडक्शंस है मेरा जो यूट्यूब है चैनल, उसमें अगर आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो हार्डकोर म्यूज़िक को पसंद करते हैं, थोड़ा-सा सोलफुल और गज़ल को पसंद करते हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। तो क्योंकि वहाँ पे आपको वही कंटेंट मिलेगा। अभी मैं और भी जितने भी अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं, जहाँ पे भी मुझे दिखते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनका भी उसमें कंटेंट डालूँ। क्योंकि जो मेरी म्यूज़िकैलिटी है, वो जो मेरी म्यूज़िकैलिटी के अंतर्गत मुझे दिखाई देता है कि ये वैसे उसकी वैसी रूह है जैसे मेरी रूह है। तो मैं वो भी चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें, और भी सिंगर्स के गाने, गज़लें, अच्छी शायरी मैं उसमें डालने वाला हूँ। तो यही है। बहुत खूबसूरत मैसेज है ज़िम, और मैं फिर से कहूँगी थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर वेन्यूज़। शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा मीनू जी आपसे बात करके, और रेड एफएम सुन रहे सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत प्यार आप सबको, और बस यही है कि आई होप कि आप लोग जो भी हमारा नेक्स्ट चीज़ें भी आएँगी, आप लोग भी उसको सपोर्ट करते रहेंगे, और ये जो गज़ल का ये जो दौर है, ये जो गैप है, आप लोग भी उसको फ़िल करने में हमारी मदद करेंगे। इसका मज़ा कुछ और है। Red FM